अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ और मैं हूं आपकी मेज़बान सना शब्बीर। नाज़रीन, प्रोग्राम इंसाफ में हम बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। माशरे में जो जराइम बढ़ रहे हैं आए रोज़, उनसे किस तरह से निपटा जा सके, किस तरह से उनके मसाइल का हल निकाला जा सके, इन तमाम तर मामलात पर बात करते हैं प्रोग्राम इंसाफ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कब्ज़ा माफिया के हवाले से। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि हम देखते हैं कि आए रोज़ कब्ज़ा माफिया की जो जराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो जायदाद का कब्ज़ा हो या लैंड माफिया हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं कादिर खान मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। और अपने नाजरीन को ये भी बताते चलूँ कि आप कब्ज़ा माफिया के हवाले से या लैंड माफिया हो या किसी भी किस्म का कब्ज़ा हो, उस हवाले से कोई आपके मसाइल हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। कादिर साहब, क्या कहेंगे, क्या मसाइल हो सकते हैं, जो मसाइल जब कब्ज़ा माफिया के होते हैं उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है? अगर हम बात करें ज़मीनों के कब्ज़े के हवाले से तो ज़मीनें कई किस्म की ज़मीनें होती हैं। एक सरकारी ज़मीन होती है, एक प्राइवेट ज़मीन होती है, एक अपार्टमेंट बेंगलोज होती है जो कि लोग भी काबिज़ हो जाते हैं, बहन भाई भी काबिज़ हो जाते हैं, मुख्तलिफ नौइयत की है जी। और सबसे पहले तो मैं आवाम की आगाही के लिए ये बात करूँ कि ये जब कब्ज़ा माफिया बड़े ज़ोर शोर से था 2005 में, तो उस वक्त की हुकूमत जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने एक लॉ पास किया था जुलाई 2005 में, और उसमें वो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के नाम से, और उसमें जो सज़ा तजवीज़ की गई है वो मैक्सिमम सज़ा 10 साल तक, मतलब अगर ज़्यादा साबित हो जाए तो 10 साल, उससे कम भी हो जाती है उसमें। और उस केस को बिल्कुल इसी तरह चलाया जाता है जैसे क्रिमिनल लॉ और सेशन की अदालत में, सेशन कोर्ट में। अब उससे थोड़ा सा फ़र्क तो आया, लेकिन ज़्यादा उसमें अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ एक तो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के साथ साथ फिर दूसरा रास्ता भी ये लोग इख्तियार कर लेते हैं, सिविल सूट दाखिल कर लेते हैं। तो ये दोनों जो आपस में क्लैश करते हैं तो उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि उस कानून में, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में, उसका जो टाइम रखा गया है वो टाइम मैक्सिमम उसको 6 महीने रखा गया, ठीक है, कि 6 महीने के, बल्कि 2 महीने और मैक्सिमम 6 महीने, 2 महीने के अंदर उसको फाइनल करना था। उसका तरीक़ाकार आगे चल के हम बताएंगे क्या होना चाहिए। तो बेसिकली कब्ज़ा माफिया जैसा है उसी हिसाब से कानून भी आ गया है। अब कानून कहाँ तक अमल दरामद हुआ, क्या प्रोसीजर है, आगे चल के उसका पर हम बात करेंगे। सही। अच्छा, अगर हम बात करें जायदाद के कब्ज़े की तो उसको उस तरह से, किस तरह से लोग उस पर अपना इंसाफ ले सकते हैं? जायदाद के कब्ज़े के हवाले से फ़र्क है। एक ये है कि कोई भी आपका अपार्टमेंट, बंगला या प्लॉट हो, कोई भी आदमी कब्ज़ा कर ले। एक उसमें ये होता है जो वारिसीन एक दूसरे के, मसल बहन भाई है, वालिद वालिदा के नाम भी जायदाद है और एक आध काबिज़ हो जाता है, फिर वो खाली नहीं करते, वो भी फिर लंबा प्रोसीजर में जाता है। लेकिन वो इस कानून के तहत नहीं आता है, इलीगल डिस्पोजिशन। वो फिर वरासत का जो सक्सेशन एक्ट है या सक्सेशन सर्टिफिकेट है, या फिर उसमें जो सूट पर पोजीशन कहते हैं, उस प्रोसीजर में जाना पड़ता है उसमें। तो इस कब्ज़ा माफिया और उसमें थोड़ा फ़र्क है। ये इसको कब्ज़ा माफिया आप नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि वालिदैन की जायदाद पे वो काबिज़ है, बहन भाई का हक उन्होंने मार दिया। तो लेकिन एक तरफ जो कब्ज़ा माफी जिसका हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिल्कुल जो सरकारी ज़मीन पे लाखों की तादाद में जो एकड़ पे सिंध में, कराची में, बलूचिस्तान में, पुख्तनख्वा में, पंजाब में, गिलगित बलूचिस्तान, कश्मीर, तमाम एरिया में जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन जिसको मिले उन्होंने कोई ना आय देकर ना ताव देकर और जाके काबिज़ हो गए। और काबिज़ होने के साथ साथ ये कानून जब आ गया उससे काफ़ी उस पर फ़र्क पड़ गया, लेकिन ये सिलसिला जारी है अभी तक। सही। लेकिन सरकारी ज़मीनों पर लोग किस तरह से कब्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि सरकारी में जो हुकूमत तो अपना कब्ज़ा फौरी तौर पर हटवा सकती है उनसे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा सबसे ज़्यादा आसान है। आसान इस वजह से है, मैं लोगों को कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हमारी अपनी अंदर जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, जो मुतल्लिका महकमे के जो अफसरान हैं, उनकी मिली भगत से, उनकी चुगलखोरी से, उनकी रिश्वतखोरी से वो ख़ुद उनको रास्ता बताते हैं। और वो जो कोर्ट, वो जो रिकॉर्ड होता है, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू की ज़मीन ले ले, रेलवे की ज़मीन ले ले और दूसरे महकमों की ज़मीन ले, फिर वो जो महकमे वाले उनके साथ मिले होते हैं और उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर जो है ना वो डाल देते हैं, या उसमें कोई वो कर लेते हैं,
क्या कहते हैं उसमें रद्दोबदल कर लेते हैं। हाँ। प्लॉट नंबर, एरिया नंबर, उसमें लॉस चेंज कर देते हैं। लॉस तो नहीं कह सकते आप उसको, जो उसका डेटा है, डेटा आप कह सकते हैं कि डेटा। लॉ तो एक ही है, लॉ चेंज करना तो किसी की बस में नहीं है, वो तो एक बन गया तो बन गया। लेकिन जो डेटा है उसका नाम, मतलब कि जो कब्जा माफिया उससे नाम से मुतालिक अपने हिसाब से, तो उस बेस पे जब वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब वो सिविल सूट में या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जाते हैं, तो वहाँ वो कंफ्यूजन, वहाँ वो जो गलतियाँ हैं डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो गलतियाँ जानबूझ के बना लेते हैं, तो उसको जवाज़ बना के फिर आगे कोर्ट से रिलीफ लेते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर कामयाब नहीं होते हैं लोग। आखिर में उस अफसरान के ऊपर भी और अफसरान हैं तो वो उसके ऊपर काबू हो जाते हैं। तो बहरहाल एक तरीक़ाकार है, एक अटैक है, एक वारदात है, तो ये भी एक तरीक़ाकार है। सरकारी ज़मीन पर जब कोई कब्जा करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है? सज़ा तो सबके लिए वही होती है जो काबिज़ होता है। यानी मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि 10 साल तक सज़ा है इस कानून के तहत, और ये एज ए क्रिमिनल केस चला जाता है। सेशन कोर्ट के लेवल पे जो जज होता है उसके पास चलता है उसमें, और उसका तरीक़ाकार भी आपको बता देता हूँ। उसका बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे कोई सरकारी ज़मीन हो, एक तो सरकारी ज़मीन की फौरी तौर पे हुकूमत फ़ौरन FIR काट देते हैं उसमें, लेकिन FIR से भी ज़्यादा ये जो कानून है, मिसाल प्राइवेट लोगों की ज़मीन में जो कोई कब्ज़ा हो जाता है, तो वो सिंपल उसका तरीका ये है कि वो मुतालिका जो सेशन अदालत है वहाँ दरख्वास्त दे दें, इसी कानून के तहत, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दे। उस दरख्वास्त में जो मुतल्लिका जज साहब है वो जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है उनको रिपोर्ट के लिए लिख देते हैं कि विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करे। जो SHO होता है वो उस दरख्वास्त को लेके फिर उस ज़मीन पे जाके और फिर वो एक रिपोर्ट मरतब करते हैं, और उस मुतल्लिका सेशन जज को वो रिपोर्ट कर दे कि ये जो दरख्वास्त है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। अगर दरख्वास्त में सच्चाई होती है तो फिर जो भी उसका वकील होता है वो जब आर्गूमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उनकी वारंट निकाल लेते हैं जी। उसकी जब वारंट निकाल लेते हैं, और वारंट के बाद वो आके कोर्ट में बाकायदा ज़मानतें, जैसा क्रिमिनल केस होता है, ज़मानतें ले लेते हैं, और ज़मानतें के बाद इस केस एविडेंस के तौर पे चलते हैं। एविडेंस अगर जो एप्लीकेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो अगर एविडेंस चलाते हैं और स्पीडी चलाते हैं, जो कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है स्पीड का, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई एडजमेंट, ये सारे हरबे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन टाइम पीरियड इसका 2 महीने हैं, और इसमें कोताही भी हो जाती है, लंबे उसमें भी चले जाते हैं। लेकिन जब साबित हो जाते हैं तो उस जज साहब को इख्तियार है कि वो 10 साल तक उसको सज़ा दे सकते हैं। अच्छा मंतुक़ साहब, जिस तरह से आपने बताया कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना ज़्यादा आसान होता है, कब्ज़ा कर लेते हैं लोग, उसके बाद अगर उस पर वो अपनी बिल्डिंग्स बना देते हैं तो फिर हुकूमत क्या करती है? देखें, जब एक प्रॉपर्टी सरकार की है, और आए दिन जब आप देख रहे हो मुख्तलिफ चैनल पे, और बल्कि आज भी जो न्यूज़ चल रही है, जो बहुत सारी दफातर आज भी गिराए गए, कल भी गिराए गए, तो ये बेसिकली ये वो कब्ज़ा है जो सरकारी ज़मीन पे, बल्कि आज की है। आज का जो हमारा टॉपिक है, और आज और कल से जो मुख्तलिफ चैनल पे मज़ीद बात करेंगे। भी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं गुलशन इकबाल से खालिद बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये कि जो हम टेनेंसी एग्रीमेंट बनाते हैं बिटवीन टेनर और ऑनर के, अगर इसको टेनर की लिमिट जो 11 महीने की होती है एग्रीमेंट की, और वो खत्म हो जाती है और उसके बाद वो रिन्यूअल नहीं होता, तो उसमें टेनर की क्या हैसियत है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 मंथ? हमें दोबारा रिन्यूअल कराना चाहिए? अगर हम रिन्यूअल नहीं कराते और टेनर उसको रिन्यूअल नहीं करना चाह रहा और वो एक काबिज होके बैठ गया, तो उसको ऑनर को क्या राइट हासिल है हमारे कानून के तहत? ये मेरा सवाल। जी राइट, बिल्कुल उसको हासिल है। और ये सबसे पहले तो ये सवाल आपको भी शायद इस चीज़ का इल्म है कि ये 11 महीने होता क्यों है। ये 11 महीने होता इसलिए है कि 11 महीने से ज़्यादा अगर टेनेंसी एग्रीमेंट हो तो उसके बाकायदा आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। तो टैक्स को चोरी करने के लिए, टैक्स को छुपाने के लिए, टैक्स के पैसे ऑफशोर कंपनी के तौर पे बनाने के लिए, मैं मिसाल ऑफशोर दे रहा हूँ, ऑफशोर होता नहीं है इसमें, लेकिन ये भी एक अरबा है कि 11 महीने के, जब एक टेनेंट आता है या एक मालिक मकान फ्लैट जो भी जो उसकी प्रॉपर्टी होते हैं किराए पे देता है, तो 11 महीने के लिए क्यों?
वो 10 साल के लिए क्यों नहीं, वो 5 साल के लिए क्यों नहीं, जबकि होता है। तो टैक्स बचाने के लिए सबसे पहले तो ये इस्तेमाल करें। फिर उसी एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर जो है ना एक क्लास मौजूद होता है कि 11 महीने की एक्सपायरी पे अगर मालिक का मकान चाहे तो 1 महीना एडवांस उसको नोटिस दे के, बल्कि 1 महीना भी होता है, बाज़ लोग 3 महीने भी लिखते हैं। जब वो नोटिस दे देते हैं उसके बाद फिर वो एग्रीमेंट तो ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद चूंकि ये भी बदकिस्मती है हमारे अदारों में, हमारे मुल्क में, कि वो इतना आसानी से खाली करते नहीं है, तो मालिक मकान को रेंट कंट्रोलर में जो मुख्तलिफ महकमे में, जैसे DHA का कराची का अलग रेंट कंट्रोलर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अलग है, पंजाब बलूचिस्तान इस एरिया में अलग अलग है, तो रेंट कंट्रोलर के पास रेंट केस दाखिल करना पड़ते हैं। उस रेंट कंट्रोलर में जब वो अगर किराया डिफ़ॉल्टर होता है 3 महीने से ज़्यादा, तो वो एक 16(1) की एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। अगर वो साबित हो जाए, नाजिर की रिपोर्ट आ जाए कि आया इसने किराया नहीं जमा किया है, तो 16(2) के तहत सिंध रेंट कंट्रोल आर्डिनेंस 1979 के तहत उसको कोर्ट डिस्पोजस का ऑर्डर कर लेते हैं। उसमें कोर्ट एकदम नहीं करती है, उसमें महीना 2 महीने उसको चांस दे देते हैं कि 1 महीना 2, लेकिन पैसे आपको दाखिल करने पड़ेंगे। और फिर एक और क्योंकि स्कॉलर क्या है कि अगर बाज़ औक़ात किराएदार भाग जाता है, छोड़ जाता है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो मकान तो उसको खाली हो ही जाता है, लेकिन फिर उसको जो डैमेजेस है, जो उसके क्लेम है, उसके लिए सिविल सूट में जा सकते हैं। 50,000 तक कोई कोर्ट फीस नहीं है, 50,000 के बाद जो है ना वो एक फहरिस्त है, अप टू 5 लाख से ऊपर है 15,000। बड़ी ठीक है, एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी, कौन है हमारे साथ और आपका सवाल क्या है? मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि रिहायशी प्लॉटों पर जो पोर्शन बनाकर बेचे जा रहे हैं, तो क्या लॉ में रिहायशी प्लॉट पर सब लीज की फैसिलिटी है? जी, एक बार और बताइएगा कि आपने क्या पूछे। रिहायशी प्लॉट्स पर जो पोर्शंस बनाए जा रहे हैं उनसे क्या, वो पोर्शन बनाकर जो बेचे जा रहे हैं जी, पोर्शन बना के, क्या लॉ में रिहायशी प्लॉट पर सब लीज की प्रोविजन है या नहीं? ठीक है, इनका ये सवाल है कि जो रिहायशी प्लॉट्स पर आजकल जो पोर्शंस बनाकर बेचे जा रहे हैं, तो क्या उसकी इजाज़त है? देखो, पोर्शन तो उस सूरत में वो बना सकते हैं जब उसका मुतल्लिका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से या डिपार्टमेंट से उसका प्लान अप्रूव हो। जी। अगर प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो उस मुतल्लिका महकमे की ये कोताही है कि वो उनको क्यों बनाने दे रहे हैं, और आए दिन मुख्तलिफ शहरों में तोड़े भी जाते हैं। तो वो तोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारी अदारे जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, तो वो फिर A लीज होता है, फिर जब बना लेते हैं तो B लीज दे देते हैं। तो अगर उसका प्लान अप्रूव है तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि बहुत सारे इलीगल भी बनाते हैं, लेकिन वो किसी वक्त भी तोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि शुरू के 2 साल में आप ग्राउंड +1 बना सकते हैं, ग्राउंड +2 बना सकते हैं। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके बाद आप मैक्सिमम बना सकें कुछ और मजीद? उसमें ऐसा है कि टाइम उसमें तो जारी बात है, जो अलॉटमेंट देते हैं उसी के साथ कंडीशन भी लगा लेते हैं उसमें कि आपको इतना अरसे बनाना है। अगर वो नहीं बनाते हैं तो उसको नॉन यूटिलाइजेशन फीस कहलाता है, तो हर साल इसके ऊपर चार्जेस पेनल्टी लगता है। जैसा आपको डिफेंस कलेक्टर में बहुत सारे खाली प्लॉट नज़र आते हैं, तो उसके ऊपर लाखों रुपए के हिसाब से पेनल्टी जो ऑनर है वो पे करते हैं। लेकिन जो महकमे हैं उनकी तरफ से इस वजह से ये जो चार्जेस लगाए जाते हैं ताकि शहर की जो ब्यूटी है वो बरकरार है। पता चला 4 बंगले बन गए, 4 बंगले खाली है, उसमें अमन अमान का भी मसला होता है, चोरी चकारी का भी मसला होता है, और ख़ूबसूरती का भी होता है। तो इस वजह से ये चार्जेस लगाए जाते हैं। और फिर इसके ये भी एक वजह है कि जब एक महकमा जो है ना पानी की सप्लाई देते हैं, और वो सप्लाई मिसाल 10 घरों का है, और वहाँ सिर्फ 2 घर बने, 4 बने, तो ज़ाहिर बात उनके ऊपर बर्डन आता है। फिर उसके ऊपर रोड, यानी बहुत सारे चार्जेस होता है। तो ये इस वजह से लगाए जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजह होते हैं। तो जो कॉलर का सवाल था कि वो सब लीज़ बना सकते हैं, तो सब लीज़ ऐसा नहीं होता है। सब लीज़ मुतल्लिका महकमा उस वक्त देता है जब उसके प्लान अप्रूव करता है। सही। अच्छा मंतुखिल साहब, जिस तरह से हम कॉलर से पहले भी हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर्स पे या सरकारी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा कर लिया जाता है, उन पर अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, उन पर अगर बिल्डिंग्स बना दी जाए, उस पर लोग रहना शुरू कर दें और सालों तक लोग रह रहे हों, तो उससे उसका क्या हाल हो सकता है? अभी आपको हाल ही में पता होगा, बड़ा मशहूर केस हुआ था और मुख्तलिफ चैनल में हमने मॉर्निंग शो भी किया था, मून सिटी गार्डन के नाम से गुलिस्तान जोर कराची का। उस पे जो बिल्डर था वो तो छोड़ के चला गया था। पूरा प्लाजा बन गया। हाँ। प्लाजा बन गया और सुप्रीम कोर्ट से वो ज़मीन थी रेलवे की,
जी मंतुखिल साहब इसमें बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राजेश शाहिद बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी सवाल क्या है आपका? मैं राजेश शाहिद बोल रहा हूँ पिंडी से। जी मेरी इनसे गुजारिश ये है कि कब्जा ग्रुप जो है वो एक आजकल नया सिलसिला शुरू चला है कि एक्स मालिक जो होता है प्रॉपर्टी का उसके साथ अदलिया के साथ साथ बात करके तो जाली कागजात तैयार करवाए जाते हैं और अदलिया जो है ओरिजिनल मालिक को छोड़ के और डिग्री पास कर देती है, जबकि असल मालिक अपनी जगह वहाँ बैठा हुआ है, उसको कोई पता नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या हुआ। तो मैं से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने 184 दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह की बात की है, तो पहले इसके लिए आप मुझे बताइए कि इनका भी नया कानून से जजेस जब मिलकर गलत कागजात तैयार करवा देते हैं, गलत बैक डेट से बैक के मालिक से, असल मालिकों को पता ही नहीं होता और अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का मालिक तो करवाने की प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि असल मालिक अपने घर बैठा हुआ उसको पता ही नहीं है और मैं तो माल से जजेस इसमें इन्वॉल्व हो गए, अदलिया इसमें इन्वॉल्व हो गई है और मेरी इससे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक गुजरेट ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, मैंने 184 भी दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा कि जब अदलिया इन्वॉल्व हो तो फिर तो पता आपकी प्रॉपर्टी का मालिक करवाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि एक्स मालिक है उसके साथ साथ बात करके कपड़ा ग्रुप तो यानी कागज तैयार कर देते और असल मालिक को पता ही नहीं होता। अच्छा आप ये बताएं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 184 सब सेक्शन 3 के तहत जो आपके राइट्स हैं, आपने जब पिटीशन दाखिल किए फिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो आपने नहीं बताया? उसमें ये हुआ जी कि मेरी की इजाज अफसर साहब है, जस्टिस इजाज अफसर साहब, और इसमें 3 जजेस इन्वॉल्व थे पीडी के, जिन्होंने 22 करोड़ की 6 करोड़ रुपया रिश्वत देके जाली कागजात तैयार करवाए और मुझे उन्होंने कहा जी आप सिविल जज के पास जाए, जबकि वही सिविल जज इस कब्जा ग्रुप में इन्वॉल्व है और मुझे उनका ऑर्डर मिला है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक नेकी का काम है कि जो मैंने किया था और वो उन्होंने एक और मुझे आगे बता दिया कि 184 एक लगी पीजी की या ये की लगी पीजी तो उसके ऊपर ये फैसला आया, तो या ये और चीज है कि प्रॉपर्टी और चीज है, तो कोई बात है असल मालिक जो है उसको पता ही नहीं है, उसके पास ओरिजिनल। देखिए मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हम यहाँ पे लोगों को लीगल अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है जो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगाया है, और जो कि ये भी एक कानून है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है बग़ैर सबूत के, और बराए मेहरबानी इन बातों से इज्तनाब करें। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया है और सुप्रीम कोर्ट है और सबसे पाकिस्तान की आला अदलिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे कोई गलत काम कर नहीं सकते हैं। आपको ज़रूर कोई कन्फ्यूज़न होगी, ज़रूर कोई गलतफहमी होगी, और अगर ये बात आप साबित कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है आप अपनी वकील साहब से मशवरा करें और प्रॉपर दरख्वास्त उसके अपर जो ना आप अपील कर लें कि ये सूरत हाल है। लेकिन खुदारा एक बात जहन में रख लें कि इस तरह आला अदलिया के जजों के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम बराह रास्त किसी चैनल से आप इज्तनाब करें। तो फिर ये किस तरह से मसले का हल निकाल सकते हैं, इस हवाले से आप उन्हें गाइड कर दीजिए। देखिए कानून एक मैंने इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का कानून है, उसके बाद आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप किसी भी सूबे की हाई कोर्ट से रिजू कर सकते हैं और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हो रिजू। अब ये बात टेलीफोन वाला या कोई इस तरह कोई बात करके और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए, और अगर कोई मुलव्वस हुआ तो उसकी सज़ा क्या है ये भी बताइएगा। देखो एक चीज़ बताओ कि ऐसे कोई अंधेर नगरी नहीं है कि इस तरह कोई फ्रॉड हो जाए, इस तरह कुछ है। सुप्रीम कोर्ट एक जिम्मेदार अदारा है, उनके जज हमारे लिए काबिल एहतराम है और बड़े ईमानदार जजेस मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूर उनको कोई गलतफहमी हुई है, इनको अपने वकील साहब से रब्ता करके इसका प्रॉपर हल हो सकता है। किसी ने इसको मिसगाइड किया हो, लेकिन मिसगाइड का मतलब भी ये नहीं है कि आप ऑन एयर टेलीफोन पे या टीवी चैनल पे इस तरह बातें करें, क्योंकि ये भी एक तूनी अदालत के ज़मरे में आता है, तो आप इज्तनाब करें। आपको गलतफहमी है, मैं ये समझ रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा हो सकता है कोई दूसरा अमला उनके साथ मिला हुआ हो सकता है अमले तो मैंने आपसे शुरू में हमने यही बात की उनको थी किसी ने कि जेल डिपार्टमेंट में, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह किसी के ऊपर बात करके ये मुनासिब नहीं है। आप अमले की निशानदेही करें और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी जो मुतल्लिका अदालत है, आप उनके पास चले जाएं, सबूत दें, और आए दिन कटहरे में ये लोग खड़े होते हैं और इनको सजाई हो जाती है। और फिर आप ये चीज़ समझ लें कि अगर हम अदलिया, अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई ज्यादती करे, आपने कहाँ जाना है? अदालत जाना है। पुलिस की ज्यादती करे तो कहाँ जाना है? अदालत जाना है।
तो आपके साथ लोअर कोर्ट अगर ज्यादती करे तो भी उसके खिलाफ अपर कोर्ट में आप जा सकते हो, अपील का आपके पर हक है, मगर मीडिया के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते हो, ये भी गलत बात है। ठीक है मंदुखिल साहब, हम जिस तरह से कॉलर से पहले बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर्स पे अगर बिल्डिंग्स बना दी जाएं और उस पर लोग रहना भी शुरू कर दें, तो जिस तरह से आप बात कर रहे थे मून गार्डन के हवाले से, और उनका जो बिल्डर था वो भी गायब हो गया था, तो उस तमाम तर सिचुएशन में किस तरह से मसले का हल निकाला जा सकता है? देखिए मसले का हल, उसके लिए हमने बड़े प्रोग्राम किए मॉर्निंग शो में, और घंटों तक हम बैठे वहाँ पे, और बहुत सारे चैनल भी वहीं पे आए थे, और ये सब से उसमें ज़मीन ये था कि वो ज़मीन बेसिकली थी रेलवे की, और वो ज़मीन जो बिल्डर था उसने जालसाजी के ज़रिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल के, बता रहा हूँ ना, करप्ट लोग तो हर जगह मौजूद हैं, वहाँ से मिल के कागजात में रद्दबदल करके वो अपने नाम पे अलॉटमेंट की। अब जो सीधे साधे लोग होते हैं उनका क्या कसूर है? और उसमें हमने बिजनेस प्लस के ऊपर भी प्रोग्राम किया था, हमने दूसरे चैनल पर भी हमने प्रोग्राम किए लोगों की आगाही के लिए, कि सबसे पहले तो हमारे जो टीवी चैनल है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी बिल्डर का कोई इश्तिहार दें किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उनके तमाम कागजात की तस्दीक करनी ले चाहिए कि आया वो इसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, प्रॉपर्टी नहीं हुआ, आया उसको बिजली का कनेक्शन मिल चुका है, आया पानी कनेक्शन मिल चुका है, गैस कनेक्शन, ये तमाम अगर यूटिलिटी कनेक्शन उनके पास है तो उसका फिर एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो, क्योंकि लोग तो सीधे साधे होते हैं, मैं और आप या हम तो खैर माशरे के यानी वो लोग हैं जो हम खुद लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं, आम जो सीधे साधे लोग होते हैं वो तो टेलीविजन टीवी देख के और किसी खूबसूरत सी मॉडल के साथ और खूबसूरत से और फर्नीचर और फ्लैट आप देखे तो वो तो बोलेंगे बेहतरीन जगह है, तो उन अच्छा फिर दूसरी बात ये, एक आदमी अगर एक फ्लैट बुक करता है तो उस बेचारे की हिम्मत नहीं होती कि वो बिल्डर को बोले लाओ कागजात दिखाओ। तो ये हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारी जो पुलिस है और हमारे जो मुतलका जैसे KDA DHA, इनकी जिम्मेदारी है कि उनको वॉच करें, अगर कोई तरह कोई फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ धोखा करे उनके साथ को भी करनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी अदालतों से सजा दिलवानी चाहिए। मंदुखिल साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम इंसाफ में हम बात कर रहे हैं कब्ज़ा माफिया के हवाले से, चाहे वो लैंड माफिया हो या किसी भी किस्म के कब्ज़ा ग्रुप्स हों, और जिस तरह से हम देखते हैं कि शहर भर में आए रोज़ कब्ज़ा माफिया की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनसे किस तरह से निपटा जा सके, इस हवाले से अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं कादिर खान मंदुखिल साहब। कादिर खान साहब, हम बात कर रहे थे कब्ज़ा माफिया के हवाले से, अगर बात की जाए चाइना कटिंग के हवाले से, तो क्या होती है चाइना कटिंग और इसकी किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है? वैसे नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा है ये माफिया वालों ने। चाइना से तो नहीं आया? हाँ, चाइना से तो नहीं। अच्छा सवाल है आपका। चाइना नाम इसी वजह से रखा गया है कि करोड़ों रुपए की ज़मीनें, कोड़ियों के दाम, चाइना का होता है ना, जैसा चाइना की चीज़ है, आप कोई जापानी चीज़ है उसकी कीमत और होती है और चाइना की कोई और होती है, तो चाइना कटिंग इस वजह से कि क्विक कटिंग करके और कोड़ियों के दाम बेच के और पैसा जेब में। चाइना की चीज़ों की अगर हम बात करें तो उसके मेयार और क्वालिटी तो उसकी बहुत लो होती है, तो इन ज़मीनें इनकी भी लो होती है, इनकी भी लो होती है। ये दूर से आपको सरकारी ज़मीन बता देते हैं कि ये ज़मीन है, जाके महीना 2 महीने हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये आवाम के साथ धोखा ही हुआ, ये तो आवाम के साथ धोखा, तो साथ साथ ये गवर्नमेंट की ज़मीनों को, अरबों खरबों रुपए की ज़मीनों को इस तरह प्ले ग्राउंड जिसको एम्यूनिटी प्लॉट कहते हैं कराची में, मैं आपको बताया कि जो साबका हमारे मेयर था नियामतुल्लाह खान साहब, उसकी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई थी, वो बाकायदा अप्रूव हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है। यहाँ मैं अगर कराची की बात करूँ, मैं अगर कोयटा की बात करूँ, पेशावर लाहौर की बात करूँ, यहाँ न सिर्फ सरकारी ज़मीन पे कब्जा हुए बल्कि जो एम्यूनिटी प्लॉट है, एम्यूनिटी प्लॉट तो आप समझ रहे हो, स्कूल के, पार्क के, हॉस्पिटल के, ऐसे प्लॉट जिसको एम्यूनिटी कहते हैं, जिसकी कीमत बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट की कीमत अगर 4000 गज़ है तो उसका 100 रुपये गज़ है, उसकी 50 रुपये गज़ है, इतना मतलब कम रेट पे देते हैं क्योंकि वो होते ही एम्यूनिटी, स्कूल, अस्पताल और उसके लिए। ऐसे ज़मीन जो शहर के बीच में वाक़या हैं तो उस ज़मीनों पे ज़ारी बात है वो खरबों की, मिसाल के तौर पे वो जो एक पार्क बना हुआ है, पार्क है मिसाल 10 एकड़ पे, अब 10 एकड़ को अगर आपने 200 गज के प्लॉट आपने काट दिया है
तो 200 गज कभी कराची में मेरे हिसाब से जो अगर नॉर्थ नाजोबाद की मैं ले लूँ, ज़्यादातर चाइना कटिंग अपना ये एम्यूनिटी प्लॉट यहीं कब्जा हुए। नाजोबाद में कम से कम 200 गज का प्लॉट 2 करोड़ में गया। अब 10 एकड़ ज़मीन 200 गज 2 करोड़, तो आप हिसाब लगा लें, ये करोड़ों में नहीं है, ये फिर अरबों में चले जाती है बात। और बड़ी आसानी से कब्जा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है, उसके पर अमल दरामद कुछ नहीं है, लोगों ने घर बना दिए। अब उसमें मासूम लोग भी फंस गए, बिल्कुल। और जो मंदुखिल साहब, एक और मेरा ये सवाल है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जब चाइना कटिंग हो या बड़ी बड़ी इमारतें कायम कर दी जाती हैं, तो उस वक्त पहले क्यों नहीं, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता मुतालिका इदारों की जानिब से, और जब वो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाती है उसके बाद फिर नोटिस जारी होते हैं? आपको मैं थोड़ा जोक के तौर पर एक हवाला दूँ। आपने अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे देखें, आपको ट्रैफिक वाला नजर नहीं आता है। हाँ, जैसे आप सिग्नल तोड़ के चुपके से खड़ा होता है। भाई आप पहले से सामने खड़े हो जाओ, हाँ। ताकि कोई सिग्नल ही ना तोड़े। छुप के खड़े होने के नहीं है कि जाके उसको चालान कर लें, कुछ सरकार में जमा करे, कुछ अपने जेब में जमा करे। ये तो आम हमारे मुल्क में प्रैक्टिस है। तो इसी तरह भी जो चाइना कटिंग या इस तरह एम्यूनिटी प्लॉट पे जो कब्जा माफिया ने वहाँ पे करोड़ों की अरबों के हिसाब से वो प्लॉट बेचे हैं और वो कंस्ट्रक्शन नहीं की है, तो उस वक्त ये तमाम अदारे खामोश थे, क्योंकि तमाम अदारों को अपना हिस्सा मिल रहा। और इसी हवाले से एक और डेफिनेटली बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए हम बांध लूँ, अगर मैं केडीए कर लूँ, अगर मैं ज़िली इंतज़ामिया कर लूँ, अगर मैं बल्दियाती इंतजाम का नाम लूँ, अगर मैं वाटर बोर्ड का नाम लूँ, मैं तमाम अदारों का नाम लूँ, तो एक एक अदारे को, उसकी फ़र्द को और फिर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को, उनको हिस्सा मिल रहे होते हैं। जब हिस्सा मिल रहे होते हैं तो वो जो आम आदमी होता है, जो 2 करोड़ का प्लॉट है, मिसाल के तौर पे उसने 10 लाख में लिया है, चाइना कटिंग के रेट के हिसाब से तो रेट भी ऐसे होंगे, तो जब वो बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं उसके बाद फिर वो बेच भी देते हैं। मिसाल एक आदमी ने खरीद लिया, फिर उसने अगले को भी, अच्छा फिर उसमें बाकायदा फाइलें जो है ना वो उसको जाली लीज भी बनाए गए, यानी एम्यूनिटी प्लॉट पे तो लीज होता नहीं है, लीज भी बना लेते हैं जो कॉलर ने। मंदुखिल साहब, इसी में मजीद भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। कौन है हमारे साथ और आपका क्या मसला है, बताइएगा। जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ नाज़माबाद से। जी जी अरशद, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी, हमारे इलाके में 216 गज की प्लॉटिंग है जी। तो उस पे मकाना तोड़ तोड़ के पोर्शन सिस्टम बन चुके हैं और बहुत ज्यादा स्पीड से मजीद बनते जा रहे हैं। तो ये बताइए कि इस इलाके में हमारे ग्राउंड प्लस से 2, 3 या 4 कितने तक की परमिशन है, और ये कि इस पोर्शन की एक कानूनी हैसियत क्या होती है? देखिए जी, कानूनी हैसियत तो जो कमर्शियल एरिया है, जैसा नॉर्थ नाज़ोबाद को उसने जिक्र किया है, तो मैं भी कराची में रहता हूँ, एक गली से वाकिफ़ हूँ। तो जो मेन रोड है नॉर्थ नाज़ोबाद का वो कमर्शियल कर दिया। अब उसमें मल्टी स्टोरी बना सकते हैं और आजकल बन रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद जो रेजिडेंशियल एरिया है, उस रेजिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल नहीं बना सकते हो। अगर कोई बना रहे हैं तो इलीगल है, बिल्डिंग कंट्रोल्स के साथ मिली भगत में रिश्वत दे के वो बना रहे हैं, अदरवाइज की कानूनी कोई हैसियत नहीं है, वो किसी वक्त भी तोड़े जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो पोर्शन की बात आई है, अब पोर्शन की भी 2-3 नस्ल है, तरीके हैं। एक पोर्शन है कमर्शियल, एक पोर्शन है रेजिडेंशियल। अब कमर्शियल तो अगर रेजिडेंशियल प्लॉट जब तक आपने कन्वर्ट नहीं किया है, उसको आपने टाइटल बदल नहीं दिया है, चेंज नहीं किया है कमर्शियल में, उस वक्त तक आप उसको बना नहीं सकते। मिसाल कमर्शियल का मतलब ये जैसे नीचे दुकानें बना ली है या कोई होटल शोटल बना दिया है, तो वो कमर्शियल हो जाता है। उसकी बिजली का बिल भी कमर्शियल होता है। तो बहुत सारी जगह पे इन लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल में बगैर उसकी, तो वो किसी वक्त भी तोड़े जा सकते हैं, लेकिन मुतल्लिका अदारों की मिली भगत से, उनकी रिश्वत की जो रास्ते हैं उनको चलने से ये सिलसिले जारी है। तो जो कॉलर का सवाल है कि पोर्शन, हाँ पोर्शन बना सकते हैं अगर रेजिडेंशियल प्लॉट का वो बिल्डिंग कंट्रोल से परमिशन लेके उसकी प्लान अप्रूव करके रिवाइज करते हैं। एक प्लान पहले से जो अप्रूव होता है वो एक, अगर आप उसमें अपर स्टोरी बनाना चाहें तो आपको रिवाइज प्लान मुतालिका जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वहाँ जमा करना पड़ता है। उनकी जो फीस है वो आपको अदा करने के बाद, और फिर वो प्लान जब अप्रूव हो जाते हैं तो वो आप, लेकिन वो भी आप मल्टी स्टोरी नहीं बना सकते हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में, यानी जो आम कराची में जो प्रैक्टिस है, तो रेजिडेंशियल का वो ग्राउंड प्लस 2 है, ठीक है। कमर्शियल आप ज़्यादा बना सकते हो, कमर्शियल आप ग्राउंड प्लस 4 इस टाइप का नहीं बना सकते, रेजिडेंशियल नहीं बना सकते हो। हाँ बना सकते हो एज ए अपार्टमेंट, एज ए FL अगर आप लेते हो, वो भी अगर आपको अप्रूवल देते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी,
तब आप बना सकते हैं। या मैं दूसरे शहरों की बात करूँ, कोयटा, पेशावर, वहाँ पे भी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अगर इजाज़त दे तो वो रेजिडेंशियल को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन शर्त ये कि प्लान अप्रूव हो। दूसरा शर्त ये है कि उसको आप कमर्शियल में कन्वर्ट उस वक्त तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने उसकी फीस अदा नहीं है। लेकिन फीस भी मसला नहीं है, जब तक वो एरिया कमर्शियल नहीं हो जाता है तो आप फीस देंगे भी तो ज़ाया होगा, अवल तो लेगा नहीं, अगर आप देंगे भी तो ज़ाया हो, क्योंकि जब एरिया ही आपका कमर्शियल नहीं है तो कोई आदमी सिंगल कोई अपना बंगला जो है ना वो कमर्शियल बना नहीं सकता है। तो इसका जवाब ये हम कह सकते हैं कि पोर्शंस लीगल हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो इलीगल, हाँ, अप्रूवल हुआ हो, तो बायर को ये देखना चाहिए कि वो लीगल है या नहीं। ठीक है। अच्छा मंतखब साहब, अगर हम बात करें जायदाद पे कब्ज़ों के हवाले से, बहन ने भाई के या भाई बहन के जो जायदादों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, उसका क्या हल है? उसका हल तो सीधे साधा ही है कि अगर वालिदैन हयात है और तो वो जारी बात है फिर वो जायदाद उसी के नाम पे होते हैं। अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो वो बहन भाइयों का जो एस पर शरीयत और हमारे जो इस्लामी कानून है, यानी भाई का पूरे हिस्सा मिसाल के तौर पे 1 रुपये और बहन की 8 आने, इसी हिसाब से वो तकसीम होता है। उसमें बहुत सारे बहन भाई एक दूसरे के साथ ज्यादती भी कर लेते हैं। एक मिसाल, भाई जो पहले काबिज़ है या बहन काबिज़ है तो वो काबिज़ ही रहते हैं, फिर वो केस चलता रहता है उसे। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप ये लेना चाहिए कि जो वालिद के वालदा के नाम जो प्रॉपर्टी है उनकी डेथ सर्टिफिकेट लेके मुतल्लिका, यानी अगर कराची की मैं बात करूँ तो यहाँ 1.5 करोड़ तक जायदाद की लिमिट वो है सेशन अदालत, 1.5 करोड़ से ऊपर जो है ना वो हाई कोर्ट है, भले 1.5 अरब हो 1.5 खरब वो हाई कोर्ट में होते हैं, और उसमें कोर्ट फीस भी नहीं लगते हैं। जो ब्लड रिलेशन के केसेस होते हैं उसमें कोर्ट फीस भी नहीं लगते उसमें। तो वो दाखिल करके और सबसे पहले जायदाद को, यानी बैंक में अकाउंट हो अगर वो आ जाए, जो गाड़ियाँ वगैरह वालिदा के नाम पे वो और जायदाद वो अगर आ जाए तो एक सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि कितने बहन भाई है। जब ये हो जाते हैं फिर जब काबिज़ होता है तो उसके लिए फिर उसके ख़िलाफ़ उसी सक्सेशन में भी कई मरतबा जो है ना बहुत सारे केसेस में मसला हल हो जाता है। नहीं तो उसके लिए फिर आपको सूट पर पार्टीशन दाखिल करना पड़ेगा मुतल्लिका सिविल कोर्ट में कि भाई मैं ये बहन हूँ या मैं भाई हूँ, मेरे बहन भाइयों के शेयर में ये प्रॉपर्टी जो मुझे सक्सेशन मिल चुका है और ये मेरा हक बनता है। तो वो कोर्ट फिर नोटिस इशू करते हैं बहन भाइयों को और सब आते हैं और जारी बात है उसे कोई डिनाई कर नहीं सकेगा और इसी हिसाब से अदालत उसको तकसीम कर। हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे होती है जो तकसीम के काबिल नहीं होती है। मिसाल के तौर पे सिंगल स्टोरी है, 4 बहनें हैं और 1 भाई है मिसाल के तौर पे, तो वो तकसीम नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी को बाकायदा फिर थ्रू नाजिर जो है ना वो ऑक्शन कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। फिर जो पैसे आते हैं वो शरीयत के मुताबिक उनको बाकायदा सबको नाजिर के थ्रू उनके अकाउंट में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। मंतखब साहब, बात करते हैं अब आम आदमी के हवाले से। अगर किसी आम आदमी की ज़मीन पर या जायदाद पर कब्ज़ा हो जाता है, अगर हम ज़मीन की बात करते हैं तो सरकारी ज़मीन तो बआसानी छुड़ा ली जाती हैं, आम आदमी किस तरह से इस मसले से निकल सकता है? आम आदमी इनकी भी तीन तरीके हैं। एक तरीका तो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है जिसकी 10 साल सज़ा है, सबसे क्विक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि सबसे पहले ये अप्लाई करें, क्योंकि उसमें बाकायदा जो काबजीन है उसकी ज़मानतें खड़ी होती है, वो मुलजिमान की तरह खड़े होता है, एविडेंस होता है, क्रिमिनल केस चलते हैं, वो सज़ा है। उसके बाद एक स्टेप है जो आर्टिकल 199 की तहत तो आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हो और एक सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो। आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 जो कॉलर ने भी टेलीफोन किया था, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जाने से पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि उसमें क्विक रिस्पांस आ जाते हैं। और हाई कोर्ट में भी अगर आप चाह रहे हैं कि वो एज ए मुलजिम ट्रीट हो, उसको सज़ा भी हो, क्योंकि आप वो अगर जब 199 में या 184(3) में जब आप दाखिल करते हो पिटीशन, उसमें कोर्ट नोटिस दे के मुतल्लिका पुलिस DIG IG से वो ज़मीन का आपको पोजीशन भी दिला सकते हैं और उसको नोटिस भी दे सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब इलीगल डिस्पोजिशन में आप जाते हैं तो उसमें बाकायदा सज़ा हो जाती है, बाकायदा सज़ा हो जाती है और उसमें पोजीशन भी आपको रिस्टोर हो जाती है। उसमें जो एक एप्लीकेशन 3-4 का होता है वो भी जमा हो जाता है, तो उसमें बाकायदा क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट किया जाता है और बाकायदा ज़मानतें खड़ी होती है, बाकायदा सज़ा हो जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा तो जो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है उसके तहत जो है ना वो मुकदमा दाखिल करना चाहिए और मुझे उम्मीद है और आए दिन ये हम देखते रहे अदालतें फैसले भी देती हैं। सही। कादिर खान साहब, आप एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आप क्या समझते हैं कि आजकल जो 2016 की बात की जाए तो किस तरह के कब्ज़ा ग्रुप ज़्यादा देखने में आ रहे हैं आजकल, जो केसेस रिपोर्ट होते हैं आपके पास?
आपने बीच में एक चाइना कटिंग की बात की है, सबसे ज़्यादा वो चाइना कटिंग के हवाले से है। और चाइना कटिंग ऐसे है ना कि वो एक ज़मीन उन्हें देख ली है, वक्ती तौर पे उन्होंने पुलिस से मुतल्लिका अदारों से लाइन सेट कर लिया है और महीने 2 महीने के अंदर सब बेच बाज के भाग भी चले जाते हैं। और जो आए दिन केसेस भी रिपोर्ट हुआ है। चाइना कटिंग में एक आदमी मुलव्वस होता है, पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में कराची बदामी केस चल रहे हैं। जी, और जी, सो मोटो 16 2011 है, नंबर भी आपको बता देता हूँ, वो चल रहा है इसी हवाले से। तो ये सबसे ख़तरनाक है और हुकूमतों को, बल्कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों को और हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, पुलिस है, इनके ऊपर तवज्जो दें। क्योंकि एक तो खरबों अरबों रुपए की ज़मीनें गवर्नमेंट का वो कोड़ियों के दाम चाइना कटिंग के नाम से भेज देते हैं और फिर जो उसमें जो गरीब लोग या जो मुस्तहिक है या जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बेचारे जमा करते हैं, वो जाके उन माफिया को दे देते हैं और वो बाकी चले जाते हैं। जारी बात है, क्योंकि बिल्डर तो पूरे माफियाज हैं इनके पीछे। बिल्कुल, ये तो पूरा माफिया है और चल रहा है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट में कराची बदामी केस में ये ऑलरेडी ये सिलसिला चल रहा है और उसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और उसमें जो ट्रांसफ़र है वो भी रोका गया है और वो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन ये सिलसिला फिर भी जारी है। मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से भी ये सिलसिला रुक नहीं सका जब तक हमारे तमाम इदारे इन माफियाज के ख़िलाफ़, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करते हैं, अरबों खरबों रुपए लूट के बाहर शिफ्ट कर लेते हैं और साथ साथ गरीब और जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी की जमा करने वाले लोगों को फंसा लेते हैं और फिर वो टकराव उनकी उस महकमे से हो जाते हैं जैसे मून गार्डन का आपने हवाला दिया। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं। कौन है हमारे साथ? वकास बात करूँ कोयटा से। जी वकास, क्या सवाल है आपका? मैडम ऐसा है कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पे एक स्कीम बनी है, जाफराबाद स्कीम कोयटा में एस्टेब्लिश हुई है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। लेकिन अभी ऐसा है कि डीसी ऑफिस जो मुतल्लिका इदारा है उसने वहाँ पे कब्जा करवा दिया है। अच्छा, किस चीज़ पे कब्जा करा दिया? गाइडलाइंस आई है, हम किस तरह इसको मतलब कि कब्जा, एक बार आप फिर से बताइएगा कि किस चीज़ पे कब्जा हुआ है? कब्जा किस चीज पे करा? हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है। अबव 80 और 80 तकरीबन क्वार्टर्स हैं। तो उसमें नेब बलूचिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी आपको देख रहे हैं वजीर सेक्रेटरी ख़जाना को करोड़ों रुपए समेत उनको गिरफ्तार कर लिए है। आप नेब को दरख्वास्त दे सकते हैं, जो आपके लोग हैं वो सब मिल के नेब को दरख्वास्त दें। नेब के साथ साथ आप जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, बड़े अच्छे जज मौजूद है वहाँ पे, आप वहाँ पे आर्टिकल 199 के तहत वहाँ पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। और जो कानून है इलीगल एक्सप्लॉयटेशन का, वो भी आपके पास एक वो है, मुतल्लिका थाने से भी आप रिज्यू कर सकते हैं। आप थ्रू मीडिया उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो आपके पास बड़े वो है, आप इस इंतज़ार में ना बैठें कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सारा काम होगा, नहीं होगा। आपको खुद, और फिर नेब का तो कानून ये है कि मिसाल के तौर पे ग़ालिबन 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा कोई एप्लीकेशन आते हैं तो नेब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर लेती है। आप नेब के इंतज़ार में ना बैठे, आप हाई कोर्ट चले जाएँ, पिटिशन कल तैयार कर ले, मंडे को आप दाखिल कर ले और नोटिस हो जाएगा। और अल्लाह खैर सला जो वहाँ काबिज़ीन हैं, जो SHO को पार्टी बना दे, मुतल्लिका SP को पार्टी बना दे, उनको हाई कोर्ट में खड़ा कर दे, क्योंकि SHO और पुलिस के बगैर वो कब्जा हो नहीं सकेगा और जवाब देंगे। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है कराची से। कौन है हमारे साथ? हेलो, आसिफ बात कर रहा हूँ। जी आसिफ, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये जो कराची में आजकल जो ग्राउंड+2 बन रहे हैं जी, इसके ऊपर लोग पेंट हाउस भी बनाते हैं जी, तो ये पेंट हाउस लीगल है या नहीं? बिल्कुल। पेंट हाउस किस पे, कमर्शियल पे या रेजिडेंशियल पे? उन्होंने कहा कि ग्राउंड+2 पे भी लोग पेंट हाउस बनाते हैं। मेरे ख्याल में पहले जो कॉलर ने टेलीफोन किया उसको हमने बड़े वाजे जवाब दिया है कि अगर रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल अगर ग्राउंड+2 वो प्लान अप्रूव करा लेता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, तो और इनका सवाल ये कि क्या पेंट हाउस लीगल है या पेंट हाउस तो एक नाम आपने दे दिया है। जो एक आप 20 मंजिल अपार्टमेंट के ऊपर जो आखिरी अपार्टमेंट है उसको पेंट हाउस कहते हैं। आप नाजोबाद में या गुलशन में एक मंजिला बना दें, ऊपर वाली मंजिल को आप पेंट हाउस कहते हैं। तो पेंट हाउस कोई ऐसा कोई कानून में कोई नाम नहीं है, ये तो बिल्डर ने नाम रख दिया है जो खुला और सबसे ऊपर, उसको आप पेंट हाउस कहते हैं। तो ग्राउंड+2 पे अगर इन्होंने सवाल अगर परमिशन है रेजिडेंशियल एरिया में और रेजिडेंशियल, क्योंकि पेंट हाउस तो एक अपार्टमेंट है, एक घर है, तो उसको आप कमर्शियल नहीं कह सकते, वो रेजिडेंशियल होता है।
कोई रेस्टोरेंट का नाम नहीं है जो आप कमर्शियल कह रहे हैं। तो वो अगर उसकी परमिशन है तो परमिशन उसकी ग्राउंड +2 के हिसाब से होगा, तो वो उसको पेंट हाउस का है या ग्राउंड +1 प्लस पेंट हाउस के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कॉलर का शायद ये मकसद भी था कि कहीं वो इलीगल तो नहीं, क्योंकि वो 3rd फ्लोर तो नहीं कहलाएगा। अगर ग्राउंड +2 की इजाज़त है और उसके ऊपर भी कोई पेंट हाउस बना लेते, वो 3rd फ्लोर के तौर पे तो नहीं हो सकता? अगर 3rd फ्लोर की परमिशन नहीं है, हाँ, अगर तो वो इलीगल होगा। तो इलीगल है। इवन के 1st फ्लोर की परमिशन नहीं है तो भी इलीगल है। अगर आपका परमिशन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है तो आप ऊपर फ्लोर बना नहीं सकते हो। इवन के आपका प्लॉट है, खाली प्लॉट है और आपने ग्राउंड फ्लोर ही बना ली है तो भी अगर परमिशन उसकी नहीं है वो भी इलीगल है। मंतुखेल साहब, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ। जी नईम, सवाल क्या है आपका? मेरी बहन है, उसके ये 4 बच्चे हैं, तो 2 भाइयों के नाम प्रॉपर्टी थी ना, एक भाई का इंतकाल हो गया, दूसरा भाई उसमें रह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के नाम प्रॉपर्टी है। अब वो 2-2.5 साल हो गए भाई के इंतकाल, अब वो ना प्रॉपर्टी बेच में हिस्सा दे रहा है और ना कुछ करता है, टाला मटोरी कर रहा है, यानी कि ना बिल्कुल कब्जा करके बैठ गए। प्रॉपर्टी किसके नाम पे बता रहे हैं? प्रॉपर्टी 2 भाइयों की थी और जी 2 भाइयों, एक का इंतकाल हो गया और आपकी बहन को भी देनी है प्रॉपर्टी? हाँ, अब मेरी बहन क्या करे, वो उससे 4 बच्चे हैं। अब अच्छा, अगर है, छोटे हैं, माइनर हैं बच्चे। जहां तक मैं समझो आपका सवाल ये कि 2 भाइयों के नाम पे एक प्रॉपर्टी है जी, और भाई की डेथ हो गई है, टाइटल 2 आदमी के नाम पे, तो मेरे भाई आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब टाइटल 2 आदमी के नाम पे है, उस 2 आदमी के जो इंतकाल कर गया है उसकी वारिसीन के बगैर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। वो अकेला तो उसमें बैठ सकता है लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो बेच ही नहीं सकता है। अगर बेचेंगे तो इलीगल होगा, ट्रांसफर हो ही नहीं सकेगा। यहाँ तक कि जो भाई मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पूरी लीगल एयर्स की एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, जब तक वो सेशन अदालत से या अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा हाई कोर्ट से अगर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसका बनता नहीं है तब तक ये प्रॉपर्टी का सेल परचेज नहीं, वो जो भी है वो बिल्कुल नहीं, बैन का तो नहीं हो सकता है उसमें। अगर 2 भाइयों के नाम पे तो उसमें बैन का नहीं हो सकता है, 2 भाइयों की औलाद का हो सकता है उसमें। आप ये एक चीज ध्यान में रख लें कि अगर भाई के नाम पे प्रॉपर्टी है तो भाई की प्रॉपर्टी पे बहन का और किसी और भाई का कोई या उनकी बेवा हक नहीं हो है, सकता है। वो सिर्फ उनकी औलाद को से। हाँ, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर बहनों का हिस्सा उसमें हो सकता है। अगर वो शादीशुदा है तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ इनकी औलाद का है। सही। और अगर वो शादीशुदा है, और जिस तरह से उन्होंने बताया भी, क्योंकि आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना शायद उनके बेवा भी हैं और 4 बच्चे भी हैं, तो उसके लिए अगर वो उस प्रॉपर्टी में मौजूद नहीं है जी, तो सबसे पहले तो अपने जो वालिद मोहतरम है जो दुनिया से रुखसत हो चुका है उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट बना ले। सक्सेशन सर्टिफिकेट के बाद उसका उस प्रॉपर्टी के खिलाफ जो भाई काबिज है वहाँ उसके खिलाफ केस दाखिल कर ले सूट फॉर पार्टीशन का, क्योंकि वो आधे का मालिक है। तो आधे का जो मालिक है तो वो आधे का हिस्से का वो सूट फॉर पार्टीशन किसी भी सिविल कोर्ट में वो सूट दाखिल करके और वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मुतल्लिका डिपार्टमेंट से जारी बाय टाइटल उसके नाम पे होगा तो वो सूट पर पार्टीशन दाखिल कर सकते हैं। और जब सूट पर पार्टीशन दाखिल करेगा जो भाई काबिज है वो अदालत में क्या जवाब देगा? वो ये तो नहीं बोलेगा सारा के सारा मेरा है, या तो कोई जाली एग्रीमेंट बनाएगा उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बैक डेंड में कोई रसीदें बनाएगा कोई हैसियत नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह चालाकी करते हैं मगर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो भाई मर चुका है उसको औलाद है, खालिस्तान उसका हिस्सा है, उसको दुनिया का कोई ताकत उसको हिस्से को उससे ले नहीं सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर लीगल तरीका अपनाएं, इंशाल्लाह आपको। आखिर में ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो जा रहा है प्रोग्राम का, कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आपने बताया कि कब्ज़ा माफिया ग्रुप्स के हवाले से केसेस रिपोर्ट होते हैं और जो चाइना कटिंग है इस हवाले से भी, अब क्या लगता है आपको जब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कि अवाम कब इस मसलों से निकल सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मीडिया का बड़ा रोल है। और जैसा मून गार्डन का हमने जिक्र किया है, वहाँ हमने जो शो किया पूरा दिन 3-4 दिन तक पूरा मीडिया लाइव कवरेज वहाँ पे कर रही थी, तो लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गई है। जब अवेयरनेस आ गई है और एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया हुआ है, ऑलरेडी वो केस 2011 से 16 नंबर है उसका, वो चल आ रहे हैं और पिछले दिनों में भी उसकी डेट थी, मैं भी एक केस में उसमें अपेयर हुआ था। तो अब ये चीज़ें जो ना लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है मीडिया के जरिए, वो मुझे उम्मीद है कि लोग मजीद धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कादी खान मंतुखेल साहब। नाज़रीन, मुझे भी सना शब्बीर को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।